ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी एवं डी चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। तो नीचे जो हमें टेबल दी हुई है उसके अंदर सारे के सारे जो परीक्षण है कि ए बी सी डी चार धातु और उनको चार अलग अलग प्रकार के नमूनों में डाला, जैसे कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। इन चारों के अंदर इन धातुओं को हमने एक एक करके डाला और हमने देखा कि चारों में क्या रिजल्ट्स आए, क्या निष्कर्ष निकला। तो ये उनके सारणीबद्ध किया गया है सबको। ठीक है, हमें इनको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अब इसके हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये हमें देखो पता है कि कोई भी धातु, हमने पढ़ा था कि एक धातु दूसरी धातु को उसके धातु लवण में से विस्थापित कर सकती है। तो विस्थापित कब कौन करता है किसको, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है वो कम अभिक्रियाशील को उसके लवण में से अलग कर देती है, उसको विस्थापित कर देती है। जैसे मैंने आपको एक आयरन और कॉपर का एग्जांपल दिया था कि आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जिसे मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आयरन जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है, मैंने आपको एक सक्रियता श्रेणी बताई थी। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बीच में यहाँ मरकरी भी आता है Hg। ठीक है, ये है सक्रियता श्रेणी, ऊपर सबसे ज़्यादा नीचे सबसे कम, इस तरीके से घटते क्रम में है ये, ऊपर से नीचे सक्रियता जो है इनकी, या हम कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता जो है वो उनकी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि आयरन और कॉपर में कौन ज़्यादा ऊपर है, आयरन ऊपर है, तो इसका मतलब आयरन की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है। तो कौन किसको हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे को हटा सकेगा, नीचे वाला ऊपर को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर को अलग कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। ऐसा ही मैंने आपको दूसरा बताया था कि कॉपर को अगर आयरन सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर आयरन को अलग करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर नीचे है, जो नीचे है यानी कि वो कम अभिक्रियाशील है। तो जो कम अभिक्रियाशील होते हैं वो अपने से ज़्यादा को अलग नहीं कर सकते, उनको विस्थापित नहीं कर सकते, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अब जो हमें ये टेबल दी हुई है इसके अंदर हमें देखना था कि कौन किसको रिमूव करता है, कौन किसको विस्थापित करता है या नहीं करता। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो इन चारों में से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इन चारों में अगर हम देखते हैं हमारी इस श्रेणी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जिंक है। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट दिया हुआ है आयरन, ये है आयरन, फिर कॉपर आ गया और लास्ट में है ये सिल्वर Ag। तो ये हो गई 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिंक को, कहाँ गया जिंक, जिंक सल्फेट को ABCD चारों में से कौन सी धातु है जो विस्थापित कर पा रही है। तो हम देख रहे हैं इसका हमें दिया नहीं है और बाकी तीनों भी नहीं कर पा रही, तो जिंक का तो हम छोड़ देंगे। अगला देखो, सेकंड था आयरन। आयरन को कौन कर रहा है विस्थापित, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बी विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब भी धातु जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो हम यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, दूसरा, धातु बी को कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। ये है धातु बी, इसको अगर मैं कॉपर 2 सल्फेट में डालूँ तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कॉपर 2 सल्फेट में डालने से क्या होगा। हम यहाँ पे लिख कर देखते हैं। बी कोई धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है ये, इसको हमने कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला। अब
या तो ये विस्थापन करेगी या ये विस्थापन नहीं करेगी। विस्थापन करेगी या नहीं करेगी ये बी धातु, वो कैसे पता चलेगा कि जो बी धातु है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होनी चाहिए। तो क्या ये बी धातु कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है? जी हाँ, ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये कॉपर को इसके लवण में से विस्थापित कर देगी और ये बना लेगी BSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो यानी कि ये कॉपर को उसमें से विस्थापित कर देगी, विस्थापन होगा कॉपर का। अब कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला हमें क्योंकि हमने ये देखा था कि बी जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और वो आयरन को भी उसके सल्फेट में से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो बी धातु है वो कहीं आयरन से ऊपर आ रही होगी। जिंक का तो हमें लिखा ही नहीं था, जिंक से ऊपर है या नहीं वो पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि वो आयरन से ऊपर है। हो सकता है वो जिंक हो सकता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कोई भी हो सकती है वो धातु, तो वो आयरन से ऊपर है इतना पता है। अगर आयरन से ऊपर है तो कॉपर से तो ऊपर है ही। तो अगर वो आयरन को ही विस्थापित कर रही है वो धातु, तो वो बाकी अपने नीचे के सभी धातुओं को विस्थापित करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस केस में विस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका आंसर, विस्थापन होगा कॉपर का। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थर्ड देखें, थर्ड पार्ट जो हमसे पूछा है, धातु A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हम चारों का बताना है। ठीक है, चलो चारों का बताते हैं। सबसे पहला तो हमें पता चल गया था कि B सबसे ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया कि B सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला कौन सा होना चाहिए? हम देखो कैसे देख रहे थे, हम ऐसे देख रहे थे कि जिंक का हमने चेक किया था सबसे पहले, फिर हमने देखा था आयरन का पता चल गया था हमें कि B जो है वो आयरन को हटाती है। अब अगला कॉपर का देखेंगे, फिर सिल्वर का देखेंगे। तो कॉपर किसको विस्थापित कर रही है? कॉपर A को कर रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले B फिर A, फिर कॉपर के बाद कौन है? सिल्वर किसको कर रही है? C को विस्थापन कर रही है, तो इसका मतलब पहले B आ गया, फिर A आ गया, फिर C आ गया, लास्ट कौन बचा? D। तो D को किसको करना चाहिए? D किसी को भी ना करे। देखते हैं किसी को कर रही है क्या? इसको भी नहीं कर रही, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब जो D धातु है वो इतनी कम अभिक्रियाशील होती है कि वो इन चारों में से किसी को भी नहीं कर रही। वो सिल्वर नाइट्रेट को भी नहीं कर रही, तो हो सकता है कि वो गोल्ड हो। सो आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि B सबसे ज़्यादा, फिर A, C और D, ये घटते क्रम में मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अगला प्रश्न जो हमें डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन 2 सल्फेट में, तो जिंक को हमने आयरन सल्फेट में डाला। अब जिंक क्या होना चाहिए इसमें? सिंपल सा है, या तो विस्थापन होगा या विस्थापन नहीं होगा। तो विस्थापन होगा ये कैसे पता चलेगा? जिंक को हम चेक करेंगे सक्रियता श्रेणी में कि जिंक आयरन से ऊपर आता है या नहीं। ये देखो, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है। इसका मतलब जिंक आयरन को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है। अगर ऊपर होता है तो वो कर देता है, नीचे होगा तो नहीं करेगा। जिंक ऊपर है ना, तो इसने जिंक ने आयरन को उसके विलयन में से हटा दिया और ये बन गया ZnSO4 और ये आयरन जो है वो अलग हो गया। हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। जिंक को आयरन 2 सल्फेट में डालने से जिंक आयरन को आयरन सल्फेट में से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट व आयरन धातु बन जाते हैं। जो ये रिएक्शन है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पेज नंबर 54 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका Z कितना है। जो सोडियम का Z 11 होता है। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संयोजकता लिखनी आती है। संयोजकता कोश कैसे भरते हैं? पहले में 2, अगले में 8, 2 और 8 10,
11 में से 10 को माइनस करेंगे, बचा 1, तो लास्ट का जो कोश है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में शो कर देते हैं। तो हम सिंबल लिखेंगे और क्रॉस या डॉट दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने पेयर में 2, 2, 4 और 2, 6 इस तरीके से हमने इसके इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अगला है मैग्नीशियम को ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी मैंने ऐसे पेयर में दिखा दिया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण दर्शाइए। Na2 सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों का हमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इनका निर्माण दर्शाना है। ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। पहला है Na2O। तो हम पहले ये देखेंगे कि सोडियम और ऑक्सीजन ऑक्साइड दोनों के आयन्स कैसे बनते हैं। तो सोडियम के अंदर होते हैं 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके कोश में, पहले में 2, K में 2, L 8, M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2, 8 इस तरीके से बना लेगा। अब ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ऑक्साइड आयन बनाता है, O2 - 2, 8 इस तरीके से आयन बनाता है। अब आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं। एटम्स जो हैं, एटम्स को, परमाणुओं को इस साइड लिखना है और जो आयन्स होंगे वो इस साइड लिखेंगे हम। ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, लेता है वो, इसलिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो जो भी गेन करेगा उसके इधर लिखेंगे, जो लूज़ करेगा, जो दे देता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स इधर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अब होता क्या है, कितने सोडियम है यहाँ पे? 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम लिखें, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन लिख दिया हमने। 2 सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास 2 खाली थी ना, 2 की जगह इसके पास, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ऐसे इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और क्या बना? Na तो Na+ बन जाता है, तो 2 Na+ और ऑक्सीजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स Na से आए हैं और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके साथ में हमने इसका चार्ज लगा दिया 2-। ये हमारा बन गया Na2O।